तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल है सेल का, कंट्रोल सेंटर है सेल का, है ना। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और इसका स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ये डायग्राम आप देख लीजिए। मैं इसको आपको शॉर्टली बता रहा हूँ क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस दिखता किस तरीके का है। तो आपको मैं बताऊँ, एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। ये हमारी सेल है, तो यहाँ मैंने सिर्फ एक वॉल बनाई है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी ऑफकोर्स, एनिमल की सेल। और ये बीच में मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ है। तो हम सेल के अंदर के एक ऑर्गेनल को पढ़ रहे हैं, तो इसका साइज सेल के साइज से छोटा होगा क्योंकि ये सेल के अंदर है ना। तो हम इसको देखेंगे कि कैसा दिखता है, कितना इसमें क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बनाया सबसे पहले 2 दीवार। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कलाकारी कर रहा हूँ, आपको ये कॉपी में बनाना चाहिए मेरे साथ, तभी आप सीखेंगे इसे बनाना। ठीक है, देखिए मैं 2 लाइन एक जगह पर खींच रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा गैप देते हुए। ओके, यहाँ पर भी 2 लाइन, जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींची वहाँ 2 लाइन बनाया है। वेरी सॉरी, ये आपको कॉपी में मेरे साथ बनाना चाहिए, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। इरेगुलर बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है नहीं। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये मेरे साथ आप कॉपी में बनाइए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आपको न्यूक्लियस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इरेजर पेंसिल लेकर के हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्या है, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हर चीज में मेम्ब्रेन देखा था हमने, कुछ जगह नहीं देखा था, वो अब आप मुझे लिस्ट करके बताएंगे कौन सी जगह हमने मेम्ब्रेन नहीं देखा था। लेकिन ये जो है ये मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें भी वही कहानी चलती है बेसिक, आउटर एंड इनर। ठीक है, आप 2 मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, मैंने बना दिया, एक बाहर की एक अंदर की, और बीच में ये जो होल बनाया है। ठीक है, ये हमें जानना है कि एक्चुअली में ये होल है क्या। ठीक है, तो शॉर्टली मैं इस होल के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, ओके, सो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर पोर है। व्हाट इज इट, इट इज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो मेम्ब्रेन की लाइनिंग पर बना हुआ है। ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ से डेफिशिएंट, मतलब यहाँ मेम्ब्रेन है नहीं, और ये यहाँ पर पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप जानिए कि ये जो स्पेस है 2 मेम्ब्रेन के बीच पे, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसका एक और नाम है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो अंदर की स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस खाली है कि भरी हुई, तो भरी हुई है। ठीक है, ये मैं सब ब्लू क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेन किससे करेंगे, स्टेन बताइए क्यों, स्टेन क्यों करना है न्यूक्लियस को भाई, देखने के लिए। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप रखते हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप मेरा थोड़ा गंदा बनेगा, सो पार्डन। ठीक है, जब आप एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक, माइक्रोस्कोप लगाया आपने और यहाँ पर स्लाइड रखी हुई है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पे देखने पर आपको ये कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, सेल देखने के लिए आपको इसमें डाई डालनी पड़ेगी, जैसे हम कपड़ों को डाई कर देते हैं ना, सफेद कपड़ों को, उसी तरीके से इसमें हमें डाई करना होता है। न्यूक्लियस को हम एक ब्लू डाई की मदद से स्टेन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को अब देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर का मटेरियल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, ये आपको दिख रहा है ना। तो मैंने ये जो बनाया है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिन है ना। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत लाइटली स्टेन्ड एरिया है और ये डार्क है। देखिए यहाँ पर मैंने डार्क किया है ना क्रोमैटिन को, और ये बहुत लाइट है। तो 2 तरीके से क्रोमैटिन बटे हुए हैं, लाइट और डार्क। ठीक है, और इसी की कंटिन्यूटी में आपको कुछ एरिया मिलेंगे इस तरीके के। ठीक है, वो भी डार्क। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियोलाई, है ना, न्यूक्लियो, ओके वेरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, न्यूक्लियोलाई। ओके, दीज आर न्यूक्लियोलाई। ठीक है, ये डार्क स्टेन है, यहाँ पर भी क्रोमैटिन डार्क स्टेन है। ठीक है, मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो ये मैट्रिक्स है जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक लिक्विड होता है। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास, आउटर इनर, और ये इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर स्पेस होती है। देन दोनों के बीच में पोर्स होते हैं, ये पोर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और हमारे पास अंदर की तरफ कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में तैर रहा होता है। न्यूक्लियोलाई एक डेंस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू अ रिव्यू फ्रॉम एनसीईआरटी इमेज। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन में बीच में कई जगह पोर्स दिखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अप्रिशिएटेड पोर्स नहीं है।
ठीक है, जहाँ से ये दिख रहा है ना निकलता हुआ, ये पोर्स है एक्चुअली में ये, ठीक है, तो बहुत अप्रिशिएटेड नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर पोर, ये कैसी इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। अंदर पर मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिन है, और ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्या किस चीज़ से बना है। बेसिक बहुत आसान है ये तो, आपको दो साइंटिस्ट यहाँ नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो रॉबर्ट ब्राउन, मैंने ये शुरू के चैप्टर में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को खोजा था 1831 में, ये याद रखिए। अंदर का जो क्रोमैटिन है, ठीक है, जो ब्लू कलर का हमें दिखता है बेसिकली बेसिक डाई से, क्रोमैटिन को खोजा था फ्लेमिंग ने। मेन क्या है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रॉबर्ट ब्राउन सब जानते हैं लेकिन फ्लेमिंग को बहुत कम लोग जानते हैं, तो फ्लेमिंग को आप लोग याद कर लीजिए, इनने क्रोमैटिन को खोजा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमैटिन अंदर का कुछ मटेरियल है, हम जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में कि इंटरफेस न्यूक्लियस ये क्या चीज़ होती है। देखिए, सेल डिवाइड होती है ना, सेल डिवीजन की जो पहले की स्टेज होती है, ठीक है, सेल डिवीजन के पहले की स्टेज जब सेल डिवाइड नहीं होती बट रेस्ट पे होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें डिवाइड करने के लिए सेल को पहले खाना खिलाना होगा। आपको अगर आप बच्चे होते हैं और फिर बड़े हो जाते हो, ठीक है, तो आप खा पी करके बड़े होते हो, है ना, मतलब आप न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हो बड़े हो जाते हो। अब आपको ऑफस्प्रिंग करनी है अपनी, तो आप ऐसा नहीं कि बच्चे और आपके ऑफस्प्रिंग हो जाएं, ठीक है, आप बड़े होते हो, एडल्ट स्टेज में पहुंचते हो, टीन एज में पहुंचते हो और आपके बच्चे होते हैं, तो इसी तरीके से सेल को हमें खिलाना पिलाना पड़ता है। ये जो स्टेज जब सेल खाता पीता रहता है वो इंटरफेज है, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन खा पी रहा है, ठीक है। अब जब वो अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा डिवाइड करने के लिए, वो फिर डिवाइड कर लेगा, ठीक। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है खाते पीने वाली स्टेज के अंदर, nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, इस सेल के अंदर जो इंटरफेस की सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें ऐसे टैंगल्स की तरह, रस्सियों की तरह कुछ मटेरियल मिलता है ना, और ये किसका बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये न्यूक्लियोप्रोटीन बहुत जान खाएगा आपकी 12th में, बट हमें पढ़ना है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है वो मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, बट कुछ केमिकल है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ मटेरियल क्रोमैटिन कहलाता है, जो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और ये कौन सी स्टेज है, इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि जब सेल डिवाइड होने के पहले आप उसे देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस में ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, कैसा मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके का। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। मैंने आपको बताया ये क्रोमैटिन है, ये देखिए गोल गोल बॉडीज हैं, ठीक है, तो गोल गोल एक भी हो सकती, दो भी, यहाँ एक मेन है, तो ये बॉडी को क्या कहते हैं, दिस इज न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोलस कह सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगी तो न्यूक्लियोलस कह सकते हो आप, है ना, तो न्यूक्लियोलाई होंगी, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, मैट्रिक्स का मतलब पीछे का जो सब्सटेंस है, ठीक है, फ्लूइड वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर एनवलप है न्यूक्लियस के पास, जिसको हमने मेम्ब्रेन बोला, ठीक है, जिसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं और उसके अंदर एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, इस डायग्राम को आप आखिरी में फिर देखें, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, कौन सी वाली, ये दो मेम्ब्रेन के बीच की, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ कि प्लीज़ डायग्राम बनाइए और फिर इसको पढ़ने बैठिए, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ये स्पेस जो होती है, इसका देखिए ये डेटा दिया है, ये डेटा जो है ना, ये आखिरी में मैं आपको पूरा एक लेक्चर दूंगा जिसमें डेटा के सारे सवाल रहेंगे, ठीक है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो कितनी एन एम है, 10 और 50, एन एम मतलब नैनोमीटर्स, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। ये इसको अगर मैं लिखूँ ना तो ये ऐसा कुछ आएगा, 6, यस लाइक दिस, कितना छोटा है वो, ठीक है। 1 मीटर कितना बड़ा होता है, आपके हाथ के बराबर, और ये कितना है, 0.000, बहुत छोटा है, ठीक है। ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर की चीज़ों की, ठीक है। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है, ये क्या करती है, बैरियर बनाती है ताकि कुछ मटेरियल पास हो सके और कुछ रुका रहे, ठीक है। अब बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड आउट दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, आउटसाइड और इनसाइड के बीच का बैरियर बना देगी, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ एक्सचेंज होगी, कुछ नहीं होगी, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, न्यूक्लियस ऐसा है और इसके ऊपर आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ, इनर वाले के साथ क्या होगा, इनर वाला तो अंदर के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस है यहाँ के साथ, और आउटर वाला इसके साथ, इसमें कई बार राइबोसोम्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एन बियर्स राइबोसोम ऑन इट व्हाट, आउटर मेम्ब्रेन के पास है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है
एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। वो क्यों बन रहा है? फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। तो जब जब फ्यूज हुई होंगी मेम्ब्रेन ना, तो ये इसके साथ फ्यूज हो गई, फिर इसके साथ ये फ्यूज हो गई, फिर इसके साथ, तो जब ये बन रही होगी तो ये फ्यूज हुई होंगी। ठीक है, तो ये फ्यूज होते होते यहाँ पर पोर्स बन गए। ठीक है, तो ये पोर्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर आने जाने के लिए। मूवमेंट ऑफ व्हाट, ये अब क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या मूव करता है अंदर बाहर? ठीक है, तो मूव करता है आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर मूव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, बट देयर कैन बी वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आरएनए प्रोटीन कैसे मूव करता है? दैट इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल क्या होता है? दोनों तरफ मूव कर सकता है, बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली आपको ध्यान रखना है, आप अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियोलाई का क्या काम होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई का काम क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस करना, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा दूं न्यूक्लियोलाई क्या है। ये है, ठीक है, ये क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और कौन सा? आरआरएनए। आरआरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, वो कौन बना रहा है? दैट इज न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई यहाँ अंदर है। अब आपको आरएनए को बाहर भेजना है साइटोप्लाज्म में। क्यों भेजना है? अगले साल पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 12th की एनसीईआरटी में है, तो यहाँ आरएनए का कुछ रोल होता है, तो इसलिए हमें बाहर भेजना है। इसके अंदर प्रोटीन बाहर बन रहे हैं, तो उसको अंदर लाना है, तो इसलिए यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है। किसकी मदद से? विथ हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, न्यूक्लियर पोर्स की मदद से, है ना। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई और बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, जिसे हम बायो में कहते हैं सिंक्टियम। ठीक है, सिंक्टियम कहते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। अब आप मुझे पता करके बताएंगे कि कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, कमेंट्स में आप जरूर बताइए, सिंक्टियम या मल्टीपल न्यूक्लियस इन सेल, इन वन सेल, एक सेल में कहाँ मल्टीपल। चैट जीपीटी करिए, थोड़ा खोजिए, से आपको मिलेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है कुछ कुछ। आप प्लीज उससे क्वेश्चन 13 को रेफर करिए अगर थोड़ा सा जानना है तो। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, मैंने बता दिया। न्यूक्लियोलाई जो हैं ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर से बना दे रहा, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस है ना, साइटोप्लाज्म की तरह। ये क्या चीज़ है? ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं? कटोरे की तरह। कटोरे के अंदर अगर आपने पानी भरा और उसके अंदर कुछ बॉल जैसा डाल दिया, ये बॉल जो है ये क्या है? न्यूक्लियोलाई हैं। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन मैंने बताया, क्या मदद कर रहे हैं? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए को बनाने में। ठीक है, ये सब डेटा है, आपको याद रखना है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है ना, वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म में। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ बाउंड नहीं है, मतलब जैसे न्यूक्लियस के पास बाउंड्री थी ऐसे, ठीक है, बाहर, इसके पास ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये कंटिन्यूअस है इसके मटेरियल के साथ, जहाँ क्रोमैटिन है और यहाँ न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत ईजी है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, राइबो, हमें आरएनए बनाना है, आरआरएनए। ठीक है, आरएनए जो होता है ये एक पार्ट होगा किसका? राइबोसोम का। ठीक है, और ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, और ये जो राइबोसोम है ये क्या करेगा? आखिरी में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो जहां पर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहां पर न्यूक्लियोलाई ज्यादा होने चाहिए, तभी तो ज्यादा आरएनए होगा, ज्यादा राइबोसोम और ज्यादा प्रोटीन। तो इस तरीके से वो लाइन लिखी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर जेनेटिक्स होती है और जेनेटिक्स में हम क्रोमोसोम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम बेसिकली कुछ नहीं है। देखिए, ये जो आपको ये तार जैसा दिख रहा था, व्हाट इज दिस टेंगल्ड स्ट्रक्चर? दिस इज क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्या है? क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या होता है? अब एक साथ अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, ये देखिए, तो ये एक मोटी रस्सी की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब कुछ चीज़ कंडेंस हो गई। आप लोग कंडेंस मिल्क जानते होंगे, दूध को जब औटाते हैं या ज़्यादा देर बॉईल करते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इतना मिल्क रहेगा वो गाढ़ा होकर के कंडेंस हो जाएगा, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब आप क्रोमैटिन को कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बनता है? क्रोमोसोम। किसके कंडेंसेशन से? क्रोमैटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनते हैं। अब ये कब होता है? ड्यूरिंग डिवीजन स्टेज ऑफ सेल। सेल जब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तब ये बनता है। ठीक है, तो जब वो रेस्ट पर है तो कैसा था? धागे की तरह क्रोमैटिन था, और जब वो डिवाइड कर रहा है तो मोटा हो गया वो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने एक बनाया, ठीक है, और मान लीजिए ये एक है, ये पूरा क्या है? मान लीजिए एक वन क्रोमैटिड है। ठीक है, एक क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड एक पार्ट है क्रोमोसोम का, और यहीं से मैंने
दूसरा बनाया, ठीक है। तो ये सेकंड क्रोमेटिड है, फर्स्ट क्रोमेटिड, सेकंड क्रोमेटिड, ओके। अब मैं इनको जोड़ूंगा, देखिए यहाँ से, और इसको कहूंगा मैं क्या, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है। तो एक पार्ट ऊपर का फर्स्ट क्रोमेटिड हो गया, नीचे का सेकंड क्रोमेटिड, और उन दोनों को जोड़ने के लिए सेंट्रोमियर। तो ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों बंधे हुए हैं इस जगह से, तो बंधने को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन, दो शब्द मैंने आपको नए बताए हैं, एक तो कंडेंसेशन और एक कंस्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर इज कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। एक जगह से बांधना हुआ उसको, क्रोमोसोम को, और यहाँ पर पाया जाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से कंस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ कुछ रहता है, ये कहलाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये बस आपको नाम लर्न होने चाहिए। और ये पूरा एक क्या है, दिस इज वन क्रोमोसोम। और ये कैसे बना, क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन का क्या हुआ, तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ, ओके, कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया। और ये काइनेटोकोर क्या मदद करता है, ये आप सेल साइकिल के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बस आपको याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमेटिड वन, क्रोमेटिड टू, दोनों जुड़ गए सेंट्रोमियर से, इसको हम कंस्ट्रिक्शन कह दिए, और इससे जुड़ा हुआ है काइनेटोकोर। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये इसी के पार्ट हैं, ठीक है, इसी से निकले हुए पार्ट हैं, क्रोमोसोम से ही निकला हुआ पार्ट है। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ जुड़ गया है, ठीक है, तो क्रोमोसोम से ये जुड़ा हुआ लगता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। अरे अब यहाँ तो दो कंस्ट्रिक्शन हो गए, तो हम इसे कहते हैं सेंट्रोमियर को प्राइमरी, और इसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम नहीं है क्या, जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर नाम है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। अब ये आपको लग रहा होगा ये बहुत अजीब अजीब सी क्या क्या चीज़ें बता दिया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ और इनको लर्न कर लो, ये हम बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, विद टाइम हम इसे समझते जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसमें फोकस करिए याद करने में, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट है, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये जो है ये वही डायग्राम है मैंने बताया, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम क्योंकि जुड़ा है, तो अब देखिए आप इसको देखेंगे ना और इसको देखेंगे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है। ये थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ये और छोटी हुई और ये और बड़ी हुई, और यहाँ तो ये बिल्कुल छोटी हो गई और ये बिल्कुल बड़ी हो गई, समझ रहे हैं आप। तो इन सब के नाम रखे गए, ये हमें देखने मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेटासेंट्रिक मतलब बीच का, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है बताइए, लेट मी टेल यू, ठीक है। स्लाइडली अवे फ्रॉम मिडिल, जब सेंट्रोमियर मिडिल में है तो मेटा, थोड़ा सा दूर है तो इसे क्या कहते हैं, सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक। और ये एक एंड की तरफ है, ठीक है, एक एंड की तरफ है तो इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक एंड की तरफ। और जब ये पूरे एंड में आ गया, कौन, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ये भी नाम आपको लर्न करने होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के। तो सेंट्रोमियर बीच में है, ठीक है, ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, तो क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये सॉरी ये तरह ये छोटा होने लगा, तो ये सब मेटासेंट्रिक। ये एक एंड की तरफ पूरा मुड़ गया, ठीक है, ये एक एंड की तरफ हो गया, तो ये एक्रोसेंट्रिक। और ये बिल्कुल एंड पे आ गया तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ये ओके। आपको इस तरीके से याद रखना है, इस तरह का शेप हो सकता है क्रोमोसोम्स का, ओके। क्रोमोसोम किस चीज़ से बनते हैं, क्रोमोसोम किस चीज़ से बनते हैं, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए क्रोमोसोम जो होता है वो मेनली बनता है डीएनए और कुछ प्रोटीन जो कि बेसिक हैं, हिस्टोन्स है ना, हिस्टोन्स, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम बन रहा है किससे, लेट मी टेल यू, क्रोमोसोम बन रहा है डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सब हम 12th में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ याद करिए आप, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, ये एक तरह के प्रोटीन है जो कि बेसिक है, बेसिक और एसिडिक, दो तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन क्या उसमें प्रेजेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आप याद करें। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये चार चीज़ें हैं, ये आपको याद करना है, ओके। ये क्रोमोसोम को बना रही है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, इसको वो बना रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, कितना बड़ा होता है डीएनए क्रोमोसोम का, तो 2 मीटर। ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर आपने क्रोमैटिन कहा था ना, वो 2 मीटर का होता है। अब ये बहुत चौंकने वाली बात है कि भाई एक सेल जो खुद माइक्रोमीटर्स का होता है ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, इतना छोटे सेल में 2 मीटर का धागा कहाँ से चला गया, है ना। और वो सेल के अंदर नहीं है, वो तो न्यूक्लियस जो कि नैनोमीटर्स का है, न्यूक्लियस तो नैनोमीटर है, बहुत छोटा है,
10 की पावर -9, उसमें ये 2 मीटर कहाँ से आ गया? तो वी विल डू दिस इन 12th क्लास चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि ये कैसे उसके अंदर चला गया। ओके, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए। लास्ट पॉइंट अभी इस न्यूक्लियस टॉपिक का ये है कि जो सैटेलाइट हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बताया था, है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये स्टेन नहीं करती। यानी आपको क्रोमोसोम तो दिख जाएगा, लेकिन ये सैटेलाइट आसानी से दिखेंगी नहीं, क्योंकि ये स्टेन नहीं होती, नॉन स्टेन। स्टेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखना है हमें, और ये स्टेन नहीं होती तो हमें दिखेंगी नहीं। लास्ट है, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ कुछ नहीं होती, सेल हैं, सेल के अंदर वेसिकल्स होती हैं छोटी-छोटी, जिसमें हम क्या कंटेन करते हैं? इनमें होता है एंजाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इनमें मेम्ब्रेन होते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर भरा होगा बहुत सारा एंजाइम। अब ये यूज़ होता है हमारे सेल को चलाने के लिए, ठीक है? सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो रेगुलेट करती हैं। तो ये पाई जाती हैं एनिमल, प्लांट दोनों में, और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। मेम्ब्रेन बाउंड होना, एंजाइम का प्रेजेंस, दोनों में पाया जाना। ये 3 क्वेश्चन के अलावा एक चौथा स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कौन सा इनकरेक्ट है, आपको इन तीनों को देखना होगा, ठीक है? तो ये मेरा न्यूक्लियस पार्ट खत्म हुआ। न्यूक्लियस में आपको कोई भी डाउट हो, अगेन मैं कहूँगा ये चैप्टर यहीं एंड होता है, और यहाँ पर हम एक डिस्कशन बस आखिरी लेने वाले हैं। दैट इज़, मैंने आपको वादा किया था कि हम फर्स्ट जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था उसमें डायग्राम पहचानेंगे। लेट अस सी दैट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप मुझे बताएंगे कौन से स्ट्रक्चर, कौन सी सेल्स हैं। हमने पूरा पढ़ चुके हैं अब चैप्टर। तो आप मुझे बताइए, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? यहाँ पर आपको अप्रिशिएट कुछ भी करने नहीं मिल रहा, सिर्फ न्यूक्लियोइड है, और वो भी सेल के साथ है, और कैप्सूल है। तो अब आप बताइए ये स्ट्रक्चर किसका है जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? तो यस, ये क्या है? ये एक एनिमल सेल है, जिसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों हैं, विथ इतना बड़ा वैक्यूल। ये क्या है? प्लांट सेल है। यहाँ जहाँ पर कैप्सूल है और न्यूक्लियोइड है, कुछ अच्छी डिमार्केशन नहीं है, कुछ अच्छा अलग सी प्रॉपर्टी नहीं है। ये बैक्टीरिया की सेल है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है? ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बन गया होगा, और यहाँ हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं। एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और सब कुछ क्लियर किया है। जो छूट गया है उसे मैं एक अलग सी वीडियो जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगा, और आगे हम क्वेश्चंस का एक सेशन लेने वाले हैं जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी हो उसे आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।